साथियों जिंदाबाद, जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उलगुलान हुल जोहार, जय संविधान और सबरंगी सलाम। मैं हिंदी में बात करने वाली हूँ। राहुल खंडेकर जी ने आज मुझे बहुजन संगठक में इसलिए भी बुलाया है कि जो ईडब्ल्यूएस का निर्णय हुआ है और उसके लिए जो सवर्णों के लिए आरक्षण दे दिया गया है, यानी खैरात में बांटा गया है और इस तरीके से खैरात में बांटकर जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है उनको आरक्षण मिल सकता है, लेकिन जो इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मंडल आयोग आने के बाद जो आश्वासन दिए गए थे उसके ऊपर अमल करने की बात थी, लेकिन ओबीसी इस घटक को जो सेक्शन सबसे ज्यादा है इस पूरे भारत में 52%, उसमें केवल 27% को आरक्षण देना और 27% में भी कुछ अन्य लोगों को भी आरक्षण देना ताकि ओबीसी को करीबन 20% आरक्षण मिले, इस तरीके का एक पक्षपाती जो बर्ताव है वो ओबीसी के साथ हमेशा होते आया है। और इसलिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है हम सबको बात करना और सोचना कि ईडब्ल्यूएस का निर्णय इतने जल्दी हो जाता है, जो जबकि हम सबको पता है कि सवर्ण या उच्च वर्णियों के लिए छूट है। क्या छूट है? तो सवर्ण और उच्च वर्णियों के लिए शिक्षा लेने की छूट है। दूसरी बात क्या है कि उनको रोजगार कहीं भी किसी भी तरीके से उपलब्ध होने की संभावना हमसे बहुत ज्यादा है। उनको सारे कारोबारों में सबसे ज्यादा उनको मौका भी दिया जाता है, अवसर दिए जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जन्म से ही वो कुशल है। वो हमसे कितने भी कम मार्क मिले उनको, हमसे वो कितने सारी चीजों में कुशल ना हो या ना हो, इसके बारे में मापदंड जो है वो उनके लिए बहुत अलग होते हैं और अन्य लोगों के लिए अलग होते हैं। इसलिए अगर इवन मेरी कॉम भी बहुत अच्छा खेली होगी, उसने देश के लिए स्वर्ण पदक भी लाया होगा, तो भी जब रेलवे में भर्ती का समय आएगा या एयर इंडिया में भर्ती का समय आएगा या किसी भी सरकारी दफ्तर में भर्ती का समय आएगा या प्राइवेट में भी, तो मेरी कॉम को जॉब नहीं मिलेगा। जॉब मिलेगा कोई ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति सवर्ण नाम या उच्च वर्णीय घरों से जुड़ा हुआ है और मेरी कॉम को उसका असिस्टेंट रखा जाएगा। ये मैं उदाहरण के तौर पे ही नहीं, ये हम सबके अनुभव है। ये सबके अनुभव ऐसे हैं कि असिस्टेंट के तौर पे भी मिलेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। फिर आपको जो आरक्षण तय किया है वो आरक्षण मिलेगा, वो भी नहीं है। या सगळ्या ये जो पूरी बात है, उस बातों को लेकर हम सब कैसे सोचते हैं कि अरे उनको ईडब्ल्यूएस मिल गया। इनको ईडब्ल्यूएस जो मिला है वो 10% नहीं मिला है, पहले से ही उनको जो 50% आरक्षण दिया है ऐसे बोलकर अलग जो तबके रखे हैं एससी, एसटी और ओबीसी, ऐसे कुल मिला के अगर 50% है तो बाकी बच्चे जो 50% है ओपन, उसमें उनको सबसे ज्यादा सारी सुविधा तो है ही। अब उनका कहना है कि सवर्ण और उच्च वर्णीय लोग गरीब हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है और आर्थिक दुर्बल घटक होने के कारण उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब ये आर्थिक दुर्बलता इन्होंने इसके ऊपर तय कर ली। कैसे तय कर ली? कि हमारे जो अतिथि मजदूर जा रहे थे वो रास्ते पे मर भी गए कोरोना के काल में। हमारे यहाँ जो रोजगार हमी पर मजदूर आते हैं उसमें भी नाम देखो, आपको दिखेगा कि कोई सवर्ण नहीं है। जो अतिथि मजदूर मर गए उसमें कोई सवर्ण नहीं है। आप जाकर देखिए कि कितनी झोपड़पट्टियां हैं और झोपड़पट्टी में सचमुच कितने लोग रहते हैं सवर्ण और उच्च वर्णीय, उसकी लिस्ट निकालिए तो आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगी। जब जो सबसे ज्यादा बड़ी धारावी नाम की झोपड़पट्टी है उसमें आप देखोगे कि उसमें कोई भी उच्च वर्णीय या ब्राह्मण सवर्ण लोग नहीं रहते हैं। जो रहते हैं वो जो जिनको शूद्राति शूद्र कहा जाएगा या फिर एससी, एसटी, ओबीसी, इनमें से एसटी भी उसमें कम, क्योंकि एसटी ज्यादातर से अपने अपने गांव और जंगल के पास ज्यादा रहते हैं, लेकिन जो अपने उदर निर्वाह के लिए यहाँ आए हैं शहर में उनको आप देखोगे। अब बात आती है कि फिर एससी को एसटी को दोनों के आरक्षण के लिए का बैकलॉग भरा नहीं, जबकि ओबीसी के आरक्षण की तो धज्जियां ही उड़ाई गई। कितने सारी जगह पे शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, धज्जियां उड़ाई गई है। अब ये जो है इतना होने के बावजूद भी जब कहा जाता है कि आर्थिक दुर्बल जो घटक है उनको होना चाहिए, क्योंकि ये जो है मंडल आयोग के तहत दिया गया आरक्षण जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक मागास या पिछड़े जो तबके हैं उनको दिया गया। अब सामाजिक और सांस्कृतिक भी तबका क्या है,
तो मंडल आयोग कहता है कि हमारे यहाँ जिनको सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा रखा गया, वही तबका गरीब है। यानी इज इक्वल टू, यानी अगर सोशली और कल्चरली हम लोग मागास है, तो इसका मतलब हमारे पास पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि मागास होने के जो कारण है, उसी के साथ साथ हमारी जो परिस्थिति है, हमारी जो विपदा है, हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है, वो जुड़ी हुई है। तो हमारी आर्थिक संपत्ति उसके आधार पर ही होती है। हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए ओबीसी के जो मंडल आयोग के निकष है वो क्या है, घर में पानी जिनके होंगे 1.5 किलोमीटर दूरी से, जिनको पानी नहीं लाना पड़ रहा है, यानी उनके घर में नल है, उनके घर में पानी की सुविधा है। पानी की सुविधा जिनके घर में है, ऐसे जितने समुदाय है वो ज्यादा से ज्यादा सवर्ण समुदाय, उच्च वर्णीय समुदाय है। अब इन समुदायों को लेकर अगर बात करते हैं, तो इन समुदायों के घरों में जो पूरी संपत्ति और ये सब कुछ है, वो संपत्ति कम है, इस तरीके से उनको नापा गया है, मापा गया है, आंका गया है। अब वो संपत्ति क्या है, तो उनके घर में पानी है कि नहीं, ये नहीं देखा गया। उनके घर में पानी होने के बावजूद भी ये देखा गया कि उनको नौकरी नहीं है, उनको रोजगार नहीं है, केवल इन्हीं मापदंडों के तहत उनकी गरीबी नापी गई। अब सवर्ण और उच्च वर्णियों की गरीबी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ब्राह्मण जाति में मैंने जन्म लिया और मैं पुरुष हूँ, तो मुझे लगातार एक भी हफ्ता ऐसा नहीं जाता कि मुझे कहीं पूजा के लिए नहीं बुलाया जाता है। मैं नौकरी भी कर रही हूँ तो या कर रहा हूँ तो भी मुझे बुलाया जाता है, किसके लिए, पूजा के लिए। तो पूजा के लिए मुझे क्या क्या मिलेगा, पूजा में मुझे मिलेगा खारीक, बादाम, सब कुछ मिलता जाएगा। एक मिनट का मैं गैप लेती हूँ, जरा थोड़ा सा जो व्यत्यय आया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। तो हम देखते हैं कि सवर्णों के या उच्च वर्णियों के जो तबके हैं, वो गरीब तबका जिसको कहा जाता है, वो गरीब सांस्कृतिक दृष्टि से तो है नहीं, क्योंकि उनको शिक्षा बचपन से दी जाती है। फिर उनको सांस्कृतिक दृष्टि से, जैसे मैंने पूजा का संदर्भ दिया, तो वो पूजा करने जाते हैं तो भी उनको जो मिलता है वो सारी चीजें हम लोगों के घरों में या ओबीसी या दलितों के घरों में कभी हमने बहुत, जब हम नौकरी या कुछ करने लगे तब जाके हमने छोटी छोटी चीजें देखी होगी, या खारीक या बादाम या खजूर कुछ खाया होगा। लेकिन उन घरों में बचपन से पूजा में से आए हुए बादाम, फिर जो अलग अलग सामग्री, मिलने वाले फल, यानी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू वाली चीजें हैं, वो उनके घर में जाती है। और तब हमारे बच्चों को, जो ओबीसी हो, दलित हो, उन बच्चों को खाने के लिए कोई भी सुविधा, उस तरीके से न्यूट्रिशियस सुविधा नहीं है। यानी सांस्कृतिक या सामाजिक तौर पे हम लोगों के घरों में, शूद्राति शूद्रों के घरों में, ओबीसी दलितों के घरों में इस तरीके से कोई सामग्री आने की और कोई ऊपर के लोग देने की व्यवस्था नहीं। अगर दिए भी जाएंगे तो वो फिर बासे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि अगर बचा है कल का बासा कुछ तो वो दे दो। तो यानी स्टेल फूड इज अवर ऑलवेज डेस्टिनी, एंड डेस्टिनी इज नॉट मेड बाय एनी गॉड। तो ये डेस्टिनी किसने बनाई है, तो ये पूरी जाति व्यवस्था ने बनाई है, संस्कृति ने बनाई है। इस तरीके से इस देश में एक व्यवस्था के तहत कुछ वर्गों को बिल्कुल दिया नहीं है, और कुछ वर्गों को इतना दिया है कि इसके बावजूद भी जो चीजें अन्य लोगों के पास है वो मेरे पास नहीं कहते हुए उनसे संसाधन लेने की एक ग्रीड, एक बहुत ही लोभ और मोह उनको है। और इस ग्रीड के तहत उस वर्ग को, उस तबके को अगर समाधानी और शांत करना है, तो उस तबके को शांत करने के लिए सरकार और न्यायालय दोनों मिलकर इन्होंने ईडब्ल्यूएस नाम की चीज लाई। यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्रिएट किया गया, सवर्णों में, उच्च वर्णियों में क्रिएट किया गया, और वो क्रिएट करके बताया गया कि ये गरीब तबका है। अब मैं बताती हूँ कैसा फर्क है। जब ब्राह्मण भीख मांगने जाते हैं तब उनको भिक्षा कहा जाता है,
और जब जो एक कोई घुमंतु विमुक्त या दलित घर के या ओबीसी घर के लोग अगर किसी को भीख मांगने के लिए वो निकले भी तो उसको भिक्षा नहीं कहा जाता है, उसको भीख कहा जाता है। ये फर्क होता है बेगर में और ब्राह्मीण जो पुरोहित होते हैं उन पुरोहितों में। उनको कहा जाता है कि उनकी जो चीज है वो भिक्षा है और वो भिक्षामदेही कह सकते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, अन्य लोग जो शूद्राति शूद्रों में आते हैं, उनके उन्होंने जो मांगा है उसको भीख माना जाता है। और इसके कारण ये जो भिखारी होने का जो पूरी परंपरा है वो भिखारी हमेशा जो निचले कास्ट के लोग हैं वो ही रहे हैं। और अपर कास्ट जो है या फिर जिनको हम कहेंगे कि हायर कास्ट, जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी में यानी लेयर्स जो है बनाई हुई, जो जातियों की सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर जिनके पादान बड़े ऊपर के हैं, उन लोगों को उसकी सुविधाएं हमेशा मिलती आई है। इसके बावजूद भी 10% अगर उनको आरक्षण मिलता है, इसका मतलब जो लोग निचले पादान पर है उन सबको बाजू में रखकर इन लोगों को खुश करने की बात है। अब 140 करोड़ में 10% बोल दिया तो भी 14 करोड़ है ना। तो 14 करोड़ जो जनता है उसके वोट मिल जाते हैं और उसको खुश रखा जाता है और उसको आरक्षण भी दिया जाता है। तो ये 14 करोड़ को वैसे के वैसे 14 करोड़ को आरक्षण दिया गया है। ये 14 करोड़ में यानी सवर्णों में भी ब्राह्मण लोग है 3% और बाकी अन्य लोग 7%, यानी उन्होंने उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था पहले से ही 50% में है, लेकिन इसकी भी व्यवस्था उन्होंने करके रखी है। अब ये जो बातें हैं उससे किसी को भी, जिन लोगों के हाथों से उनके संसाधन छीने गए, उनको चिढ़ आएगी। जो तबका ओबीसी का है, मैं ओबीसी के काफी सारे यंग लोगों को अभी मिल रही हूँ, युवा लोगों में तो इतना गुस्सा है। एक लड़की मुझसे बात करते हुए बोली कि ओबीसी का तो इन्होंने क्या बना के रख दिया, किसी भी तरीके से उसको जिंदा रखना नहीं चाहते हैं और हमारे मन में जो गुस्सा है वो व्यक्त अगर होता है तो ओबीसी को इस्तेमाल किया जाता है। तब मैंने कहा बिल्कुल बात सच है, क्योंकि ओबीसीयों को इस्तेमाल करने की नौबत वो लाते हैं, इतना डिप्राइव करने का और उनके मन में ये भरने का कि ओबीसी के संसाधन दलित भगा कर लेकर जा रहे हैं। अगर दलित उनके संसाधन छीन रहे हैं और आदिवासी उनके संसाधन छीन रहे हैं तो उनका पहला शत्रु हो जाता है आदिवासी और दलित। यानी ओबीसी के शत्रुत्व में उनको ये नहीं बताया जाता है कि तुम्हारे संसाधन ईडब्ल्यूएस के नाम पर ही नहीं, लेकिन 50% जिनको छूट है और ओपन जो लोग तुरंत पैसा भी भर दो या पैसा ना भी भरो तो भी केवल उनका सरनेम किसी कास्ट से जुड़ा हुआ है, अपर कास्ट से, इसलिए उनको प्रवेश मिल जाता है। और हमारे पास 90% हो या 94% हो, लेकिन दलित और ओबीसी और आदिवासियों के बच्चे या घुमंतु विमुक्तों के बच्चे अभी भी शिक्षा में पीछे उनको धकेला जाता है। हालांकि उनको घर में काम करना पड़ता है, बच्चियों को पानी लाना पड़ता है, स्त्रियों को 1.5 किलोमीटर या से भी दूरी पर पानी लाना पड़ता है, कभी कभी 3-3, 4-4 किलोमीटर जाकर पानी घर में लाना पड़ता है। पानी नहीं हो, पीने की व्यवस्था नहीं हो, बच्चे सुबह से पानी की खोज में लगे हैं, बच्चे सुबह से ईंधन के खोज में लगे हुए हैं, यानी लकड़ी बच्चे सुबह से गाय बैल या जो बकरियां हैं उनके चारे के लिए लगे हुए हैं। तो बच्चों की जिंदगी पूरी बच्चे काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ बोलने का कि बाल कामगार नहीं होने चाहिए, तो सवर्ण और उच्च वर्णियों में बाल कामगार नहीं होने चाहिए, इसके लिए ईडब्ल्यूएस भी लगेगा और खुली भी छूट होगी। लेकिन जब ओबीसी और आदिवासी और दलित बच्चे हैं उनके लिए लेकिन इस तरीके की कोई सुविधा नहीं। कहने के नाम पर आश्रमशाला बनाई, कहने के नाम पर जेडपी स्कूल बनाए, कहने के नाम पर सारी प्राथमिक स्कूल है ऐसे बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 बच्चे भी जहां नहीं है वो जेडपी के स्कूल बंद हो जाएंगे। अब हमारे एक साथी जो रोहित ढाले नाम के हैं, वो गांव-गांव में घूम रहे थे, तो कोकण के एक गांव में वो गए तो वहां से एक बच्ची ओबीसी बच्ची, वो वहां से ओबीसी मैं इसलिए बता रही हूँ कि उस घर में वो उसके माँ पिताजी खेती करते हैं और वो कभी कभी खेत मजदूरी भी करते हैं। तो वो बच्ची हालांकि पढ़ाती है स्कूल में, वो पढ़ाने वाली बच्ची अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी नदी क्रॉस करती है। नदी क्रॉस करते हुए वो अपने सारे जो बच्चे हैं उनको वो स्कूल में लेके जाने, अपने यानी अपने आजू बाजू के बच्चों को इकट्ठा करती है और जो स्कूल बहुत दूर है उस स्कूल में वो लेकर जाकर बाकी अन्य गांव के बच्चे आकर वहां पढ़ाती है। अगर उनके यहाँ से उस गांव में अगर 10 या 12 बच्चे हैं
तो उन 10 या 12 बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलेगी, क्योंकि जेडपी के स्कूल या अभी बाकी अन्य तरीके की जितनी भी सुविधाएं या तहसील के लेवल पर हो या आदिवासी आश्रम शाला भी हो, ये सारे स्कूल्स बच्चे नहीं है, पर्याप्त बच्चे नहीं है, इसलिए बंद हो रहे हैं। एक तरफ कहने का कि लोक संख्या बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोगों को आबादी के कारण शिक्षा नहीं मिल रही, दूसरी तरफ बच्चे कम है इसलिए हम शिक्षा नहीं दे रहे। यानी दोनों भी आर्ग्यूमेंट ये ज्यादातर से निचले तबके के पूरे खिलाफ है। दूसरी बात, जैसे ही जेडपी के स्कूल बंद होंगे तो आपको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा, जैसे ही प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा तो आपको जीएसटी के साथ साथ अपनी पूरी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पढ़ाने में लगानी पड़ेगी, जबकि पढ़ना, शिक्षा, अनाज, फूड यानी हमारा खाना, हमारा पानी और हमारा रहना, ये पूरी शासन की जिम्मेवारी होनी चाहिए। संविधान के तहत जो गए हैं, लिखा गया है, वो हमारे मूलभूत अधिकार भी है और मूलभूत अधिकारों के तहत हमें रोजी मिलनी चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए, हमें निवारा मिलना चाहिए, हमें पीने का पानी मिलना चाहिए और उसी के साथ साथ हमें शिक्षा मिलना चाहिए। और अगर ये सारी चीजें हो तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो हमें स्वास्थ्य की सारी सुविधा मिलनी चाहिए। ये 6 सारी चीजें जो है ये बेसिक है और ये हमारे बेसिक राइट्स है और ये हमारे अधिकार है। तो इन अधिकारों के तहत अगर हमें जब तक ये सारे अधिकार हमें नहीं मिलता है, एक सुदृढ़ या सक्षम व्यक्तित्व कैसे बनेगा? आप पानी पीने के लिए आप इतना दौड़ रहे हो, घर में पानी लाते हो, घर में पानी पीने वाले 10 लोग हैं और अपने लिए, खुद के लिए पानी की प्यास तक मारते हो। पानी पीने के लिए भी कितनी सारी महिलाओं को, बच्चों को छोटे छोटे ग्लास में इतना ही पानी दिया जाता है। अब सोचिए कि पानी नहीं है और गांव में जाति व्यवस्था है और मास्टर के घड़े में पानी रखा हुआ है और वो बच्चा मास्टर के घड़े को छूता है, तो हमारे देश में उसका हाल क्या होता है? वो छूता है तो उसको मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि वो मर जाता है। और मर जाने के बाद इस मेघवाल को, इंद्र कुमार मेघवाल को हम लोग याद करते हैं। एक बच्चा अछूत कह के आज की परिस्थिति में 21वीं सदी में मारा जाता है। ये सारी चीजें जाति व्यवस्था के तहत हमारे पास कोई भी सामाजिक तौर पे बदलाव नहीं। सामाजिक यानी क्या होता है? सामाजिक स्तर बनना चाहिए। सामाजिक स्तर सवर्ण और उच्च वर्णों के जैसा बन सकेगा जब हमें ये सारी 6 सुविधा भी होगी और फिर हम उस तबके तक आ सकेंगे। ये बातें निचले तबके को पता है, उनकी लड़ाई हमेशा लगातार चल रही है। अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, अस्मिता की लड़ाई चल रही है। ये दोनों लड़ाइयों में ये दोनों समाज लगातार उलझे हुए हैं और लगातार उन जुझारूपन दिखा रहे हैं, लेकिन वे संघर्ष करते हैं तब जब रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं, तब एक दूसरे के ऊपर चिढ़ना, एक दूसरे के साथ दंगे फसाद करना, एक दूसरे के संसाधन चुराना, एक दूसरे के बारे में ईर्ष्या होना, ये स्वाभाविक है। इसका मतलब कि हमारे बीच में जो ईर्ष्या है, हमारे बीच में दंगे फसाद है, ये लगातार बना के रखने के लिए हम लोगों के बीच में इतने तनाव पैदा किए हैं कि एक को थोड़े ज्यादा रिसोर्सेज दे देना, एक को थोड़ा कम दे देना। लेकिन आप देखोगे कि संतुष्ट किसको किया जा रहा है? जिनके पास पहले से ही संसाधन है उनको संतुष्ट किया जा रहा है। इतना संतुष्ट किया जा रहा है ताकि उनके सारे संसाधन, व्यापारियों का पैसा इनके एडवर्टाइजमेंट में लगे, व्यापारियों को सारी छूट हो ताकि व्यापारी निचले वर्ग को पूरा उसका शोषण कर सके, लूटपाट कर सके। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं, वैसे शेठ जी और भट्ट जी का जब संयोग हो जाता है तब लूटपाट की सारी शक्यताओं का विस्तार हो जाता है और लूटपाट करने वाले जब इकट्ठा आ जाते हैं और वो अगर शेठ जी, भट्ट जी और सैनिक और माध्यम, ये 4 लोग आज के काल में इकट्ठा आ जाते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था में हमारे ही लोग इस्तेमाल किए जाएंगे। निचले तबके के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। हम अगर किसी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने आते हैं, हम रास्ते पर चलने लगते हैं, तो अभी आप ही देखिए कि रास्ते पर चलने का भी एक इतिहास अभी बन रहा है, कभी बना था। 1947 के पहले लोगों ने जो सत्याग्रह किए, फिर वो 1920 से जो सत्याग्रह शुरू हुए, उसमें गांधी जी के सत्याग्रह हो या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का चौदार तालाब का सत्याग्रह हो या काला मंदिर का सत्याग्रह हो या काला राम मंदिर का, या फिर साने गुरुजी ने किया हुआ पंढरपुर का सत्याग्रह हो, सब, या मुल्शी में सेनापति बापट ने किया हुआ सत्याग्रह हो, या पूरे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आदिवासियों ने जो संघर्ष किए,
उन्होंने ये संघर्ष अपने जंगल जमीन बचाने के लिए, बिरसा मुंडा का हो, तिलका मांझी का हो, फूलो जानो का हो, ये सारे संघर्ष जो है, ये सारे संघर्ष जमीन के लिए, अपने संसाधन, अपने जंगल बचाने के लिए, अपना पानी बचाने के लिए हुए, और अंग्रेजों के खिलाफ भी हुए और जमींदारों के खिलाफ हुए। जो जमींदार यहाँ के जो थे, सरमाएदार जो थे, उनके खिलाफ ये संघर्ष जब बन रहा था, पूरे उनके पास पूरी संपत्ति थी, भूपति थे वो, और ये जो भूपति थे उनके खिलाफ जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको लगातार उनके ऊपर शस्त्र चलाए जाते थे। वो शासन कोई भी हो, इन लोगों ने शासन के तौर पे जब घुमंतु विमुक्त हो या आदिवासियों ने जब अपने संसाधन बचाने की कोशिश की, तब कंपनियों ने उस समय भी उनको अरेस्ट भी किया गया, कंपनी की पुलिस लाई गई और सरकार की भी पुलिस लाई गई। और इतना ही नहीं, तो जो माफिया उस समय भी रहे हैं, वो जमींदारों के माफिया गुंडे जा जाकर घर में तहस नहस कर कर औरतों के ऊपर बलात्कार करते थे। अभी लगता है कि 2014 से लेकर 2022 तक हमने इसी सारे युग का फिर से एक बार अनुभव किया। हम भूल चुके थे, हम समझ रहे थे कि संविधान हमें मिला है, हमारे देश में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, 75 साल हो गए हैं, फिर और हम लोग अभी ये करीबन जो हम लोग सोच रहे थे कि हमारे देश में अभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा और हमें इलेक्शन के बाद जो भी सरकार मिलेगी उसके साथ हम एक हमेशा अपनी जन वकालत करते हुए अपने हकों को हासिल करेंगे, अपने हकों के बारे में बोलते रहेंगे। ये जो हमने सोचा था वो होने से रह गया। वो कैसे होने से रह गया? तो हमने देखा है कि ये सारे जल जंगल जमीन के संसाधनों पर भी पहले जो भूपतियों का राज था, अभी भूपतियों के बदले भूपति कौन बन गए हैं? तो वो सारी कंपनियां बन गई है। अब अदानी अंबानी के साथ साथ जितनी भी कंपनियां, यानी पहले हम बोलते थे कि मल्टीनेशनल्स आ रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी हमने एनरॉन के खिलाफ की लड़ाई का तो नेतृत्व मैंने किया था, तो एनरॉन के खिलाफ की लड़ाई जब जिस तरीके से हमने की, हमने अलग अलग जगह पर यानी मच्छीमार लोगों का विस्थापन हो रहा है तो हमने लड़ाई की, हमने जंगल यानी अगर प्लाचीमड़ा में कोका कोला फैक्ट्री लगी है तो वहां के लोगों ने जो लड़ाई की, या फिर बलियापाल में जो लोगों ने लड़ाई की, नियमगिरी में लड़ाई की, नेत्रहाट में लोगों ने जो रेंज बनने वाला था, जिसको हम कहते हैं कि यानी आर्मी के लोग आकर यानी उसके शस्त्र बनाने के लिए जिस तरीके से शस्त्रास्त्र की फैक्ट्री बनने वाली थी उसको लेकर, और बारूद वहां रखा जाने वाला था, इन सारे फैक्ट्रियों को जिन आदिवासियों ने विरोध किया, ऐसे विरोध को कुचल डालने के लिए और फिर से आर्मी लाई गई और गोलीबार किया गया। ऐसे कितने सारे संघर्ष इस देश में कुचले गए हैं, और ये संघर्ष जब कुचले गए हैं तो ये पहले की सरकार में भी हुआ है, और अभी तो 2014 से 22 तक तो हमने देखा है कि आम इंसान हमारे जैसे बोल ही रहा है तो उतने में अपने ऊपर केसेस लग जाएगी। अभी परसों की घटना है कि इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो के लिए चल रहे हैं और महाराष्ट्र में उनका बहुत स्वागत, सारी सिविल सोसाइटी यानी जन आंदोलनों के लोग, अलग अलग लोग रास्ते पर आकर मिलकर उनको बता रहे हैं कि आपका चलना यानी हमारे लिए एक हौसला है, हम थक गए थे, कभी यूएपीए लग रहा था, कभी लोगों को अर्बन नक्सलाइट कहा जा रहा है और हमको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे इश्यूज ये कौन से इश्यूज है? हमारे इश्यूज है, पानी का सवाल है, हमारा घर का सवाल है, हमारा ड्रेनेज का सवाल है, हमारे लिए स्वच्छ शौचालय नहीं है, हमारे लिए कहीं भी किसी भी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, हमारे किसानों के सवाल है, एकल महिलाओं के सवाल है, हमारे सवाल है जो लोग रास्ते पर काम करते हैं, असंगठित मजदूरों के सवाल है, हमारे संगठित मजदूर भी असंगठित हो रहे हैं, ये सवाल है, हमारे आंगनवाड़ी टीचर्स के सवाल है, हमारे सवाल ये है कि जो महिलाएं सेक्स वर्क करती हैं उनके सवाल है, जो बारगर्ल्स वगैरह भी थी वो भी अभी कोई पैसा उनको कोरोना के काल के बाद मिल नहीं रहा है, वो सारे के सारे घर आज भूखे पड़े हुए, वो सवाल है। इन लोगों को मैन्युअल स्कैवेंजर्स तो कितने सारे लोगों को अभी भी लगता है कि हमारे देश में सारी बहुत अच्छी चीजें हो गई है और मैन्युअल स्कैवेंजर्स नहीं है, तो हमारे देश में अभी भी यंत्र नहीं है कि जिससे हम मैला निकाल सके, अभी भी यंत्र नहीं है कि हम जो पूरे ड्रेनेज सिस्टम साफ कर सके, अभी भी लोग गंदे पानी में मैले में उतरते हैं और गंदा गैस निकलने के बाद करीबन रोज करीबन 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने वालों का और जो ड्रेनेज साफ करने वालों का ये रिकॉर्ड है। और इसके बावजूद भी ये सारे हमारे सवाल है, हमारे सवाल अल्पसंख्यकों के सवाल है,
हमारे सवाल सीएए, एनआरसी, एनपीआर के सवाल है। हम लोग रहने के बारे में, हम नागरिक है और नागरिक होने के नाते हमें सिद्ध करना पड़ता है। इस देश में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हमें सिद्ध करना पड़ता है। और ये जो सारे तबके हैं, जो अल्पसंख्यक तबके में मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, ये सारे तबके आते हैं। उसमें कुछ ही तबके हैं जो थोड़े से अच्छे हैं, जो 2-3% होंगे। बाकी सारे तबके, अल्पसंख्यक तबके, उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है उसके कारण, और जिस तरीके से एक पूरा नकार, एक पूरी उपेक्षा की जाती है उसके कारण, और उनको कोई भी आरक्षण नहीं है। उनको आरक्षण कैसे था? वो इतने गरीब होने के बावजूद दिख रहा है कि बस्तियां कैसी है। बस्तियों के आजू बाजू में जाने से भी तकलीफ होती है, क्योंकि लोगों को शौचालय नहीं है तो रास्ते ही पूरे भरे हुए हैं। बहुत जो बारिश होती है तब पूरा कीचड़ फैला हुआ है, हर एक जगह से सुअर घूमते हैं, और इस तरीके की गंदगी है कि पूरे स्वास्थ्य पर असर होते हैं। तो ऐसी बस्तियों में रहने वालों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन करके मिल जाना चाहिए था, उनको नहीं मिला है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो खारीक, बादाम, खजूर वगैरह खा सकते हैं, उनको मिला है। यानी ये इस तरीके की जो जिसको बोलेंगे आयरनी, यानी वो शेक्सपियर के नाटक की जो आयरनी है वो भी पूरी फीकी है इसके सामने। हमारे देश में रोज एक नौटंकी चल रही है, और उस नौटंकी के तहत हर रोज वंचित, बहुजन, दलित, जो पूरे पिछड़े, आदिम, जो भी तबके हैं, उन सारे तबकों को, जो विकलांग है, जो बिल्कुल ग्रास रूट को हम कह रहे हैं कि हम तो घास के ऊपर की बस्ती देख सकते हैं, लेकिन जो उसके नीचे भी कीचड़ है, उस कीचड़ में रहने वाली जो बस्तियां हैं, उनको इन्होंने गरीब नहीं करार दिया। इनको उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन करके उनको आरक्षण नहीं दिया। इसलिए सोचने जैसी बात है कि ये आरक्षण के नाम पर जो लोग पहले ही सुविधा ले चुके हैं, जो प्रिविलेज्ड है, जिनको पहले ही फायदे मिले हैं, ऐसे तबकों को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे तबकों को मजबूत कर रहे हैं, ताकि वो हमारे खिलाफ और भी ज्यादा जोर से, बहुत ही खराब तरीके से, ये कैसे छोटे बस्ती में, छोटे घरों में रहने वाले लोग ऐसे करके हमें तुच्छता भाव से देखेंगे। जिस आरक्षण ने आज लोगों को कहीं तो पहुंचाया था, सोचने को मजबूर किया था, वो ये बच्चे पढ़ लिख कर अलग अलग कंपनियों में लग रहे थे, वो इंजीनियर भी बन रहे थे, वो बाहर भी जा रहे थे, वो सोशल रिसर्चर बन रहे थे, वो वकील बन रहे थे, वो टेक्नीशियन बन रहे थे, वो टेक्नोक्रेट्स बन रहे थे। उन्होंने अपने कौशल्य, अलग अलग कौशल्य सीखना शुरू किया, वो आईटी इंडस्ट्री में जाने लगे। ये सारे बच्चों को फिर से एक बार बेरोजगारी के पूरे बाजार में लाने की कोशिश और लाने की साजिश, ये दोनों चीजें सरकार ने की है, और वो साजिश है ईडब्ल्यूएस। और ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम ईडब्ल्यूएस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमारे आरक्षण के रास्ते पहले से ही इन्होंने बहुत बंद कर दिए हैं। हम सचिवालय में भी 10 या 12% से ज्यादा नहीं, हम मंत्रालय में 7 या 8% से ज्यादा नहीं, हम न्यायालय में 3 या 4% से ज्यादा नहीं, यानी हमारी संख्या पहले से ही वहां कम है। हमें 33% में लोकसभा, राज्यसभा में आरक्षण मिला नहीं है। वो हम स्त्रियां, ओबीसी स्त्रियां या दलित, बहुजन स्त्रियां 33% आरक्षण में उनको टक्केवारी या प्रतिशत या उनके अनुपात में कुछ आरक्षण मिलने वाली बात भी नहीं हो रही है। उनको खुले तरीके से भी आपको दिखेगा कि कोई, आप राज्यसभा सचिव, लोकसभा की लिस्ट देखिए महिलाओं की, एक आध दो नाम छोड़िए, उमा भारती का, मायावती का नाम छोड़ दीजिए, फिर बाकी सारे नाम देखिए, फिर वो वामपंथी पार्टी की हो या फिर समाजवादी पार्टी की हो या फिर आप देखिए ये सारे जो कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, इन सारे लोगों में सब ऊपर लोकसभा, राज्यसभा में सबसे ज्यादा उच्च वर्णीय और सवर्ण लोग ही बैठे हैं, आदमियों में भी और औरतों में भी। तो ऐसे हालत में ओबीसी राजनीति में आने जैसे जरूरी है, शिक्षा में आने जरूरी है, और कहीं भी ये तबका कम नहीं है। हमने सिद्ध किया है कि आपने कभी हमें शिक्षा नहीं दी है। हमारे यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हुए, तब हमें शिक्षा मिली सभी लोगों को, उनको भी उन्हीं का कृतज्ञ होना चाहिए, उन्हीं के बारे में उन्होंने आभार मानने चाहिए कि अगर ये दोनों नहीं होते तो ब्राह्मण महिलाओं को, सवर्ण महिलाओं को भी शिक्षा नहीं मिलती। तो ये जो बात है कि बहुजन तबके ने इनको शिक्षा दी है, बहुजन तबके के नायक नायिका है, जिन्होंने पहली बहुत अच्छी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर पैदा की, डॉक्टर रखमाबाई जैसी। मैं बार बार ये बताती हूँ क्योंकि ये
सुनने वाले आप लोग नए भी होंगे, और नए लोग होकर आप लोग जब सुनेंगे तब ये लोगों के पास पहुंचाओगे। जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले लोग है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा आजकल व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ना करीबन कम हो गया है। इसलिए ये जो चैनल है, इन चैनलों में से आप लोग कान को ईयरफोन लगा दो, वीडियो भले ही मत देखो, चेहरा मत देखो, लेकिन ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आज हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग आज इस तरीके से पूरे डिप्राइव हुए हैं, उनकी शिक्षा, यानी कितने ओबीसी बच्चे हैं कि जिनको शिष्यवृत्ति नहीं मिली। महाज्योति नाम का एक जैसे बार्टी था, डॉक्टर यानी बाबा साहेब आम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे, वैसे महाज्योति बनाया गया, ज्योतिबा फुले के नाम पर बनाया गया एक पूरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और जिसमें कहा गया कि उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को भेजा जाएगा। और मुझे भी लग, यानी मेरे जैसे जो पढ़ाई करने वाली है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ही कम देखती है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत हमको फंसाया जाता है। मैं ज्यादातर से जो सचमुच ऑथेंटिक कुछ है उस तरीके के प्रोग्राम देखती हूँ, और फिर मैं ज्यादातर से पढ़ती हूँ कि कहाँ कहाँ क्या हुआ। इंटरनेशनल खबरों में मिल जाता है, बीबीसी में मिल जाता है कि आज भारत में क्या हुआ, वो ऑथेंटिक होता है। लेकिन यहाँ के मोदी जी प्रणीत जितने गोदी मीडिया है, उस गोदी मीडिया में हमको सही खबर नहीं मिलती है। अब ईडब्ल्यूएस वाली खबर तो छुपा ही नहीं सकते थे, क्योंकि 10% जो सवर्ण तबका है वो तो खुश हो गया। अब उनको शांत करके 2024 के इलेक्शन में ये पूरा एक तबका शांत करा दिया है। तो वो तबका ऐसा तबका है कि जिस तबके के अंडर हम लोग काम करते हैं। ये तबका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है, ये तबका ऐसा है कि जिसको आरक्षण भी मिलेगा और खुला भी होगा। इस तबके के नीचे जो काम करते हैं वो है दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, विमुक्त, विकलांग और बहुत सारी स्त्रियां। वो असंगठित रखने के लिए वहां उनको पगार के साथ साथ संगठन करने का अधिकार नहीं है। उनका अगर वेतन समान काम के लिए समान नहीं है तो वो वहां बोल नहीं सकती है। प्राइवेटाइजेशन का असर क्या है? प्राइवेटाइजेशन का असर यह है कि आप यूनियन कर ही नहीं सकते हो। सरकार का भी आज का मतलब क्या है? सरकार ने कह दिया है कि आप अगर यूनियन करोगे तो देखो, आप अगर आवाज करोगे तो 144 लगा देंगे, या फिर आपको कहेंगे कि आप लोगों को भड़का रहे हो तो आपको अंदर कर देंगे। यानी जैसे हमारे बहुत सारे लोग जिन्होंने गुनाह किया ही नहीं वो अंदर है, और जिन्होंने गुनाह किया उनको संस्कारी कहते हुए उन्होंने छोड़ दिया। बिल्किस बानो के केस में हमें दिखाई देता है कि उन्होंने बलात्कारियों को छोड़ दिया। अब ये जो है, ये पूरी की पूरी एक जो साजिश है, इस साजिश को समझने की जरूरत है कि हम 60% लोगों को आरक्षण दे दिया है इन्होंने, और जो पूरा हमारा तबका है दलित, ओबीसी और आदिवासी और घुमंतु विमुक्त, उस तबके का पूरा आरक्षण निकाल लिया है। अब हमारे आपस में झगड़े हो जाएंगे कि हमें अरे तुम्हारे बेटे को कैसे नौकरी मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, इसलिए दलित ओबीसी पे चढ़ेगा, ओबीसी दलित पे चढ़ेगा, वो घुमंतु पे चढ़ेगा, फिर यानी हमारे आपस में दंगे होंगे, हमारी बस्तियां हम ही जलाएंगे। ये पूरा जो है ये एक पूरा बना बनाया साजिश और डिजाइन है। इस डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस डिजाइन को मिटाना है तो हमको बहुत अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज तैयार करनी पड़ेगी। एक ऐसा तंत्र हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे खिलाड़ी हैं। हम मीडिया में अगर हमने किसी भी तरीके के लाइट भी नहीं लगाए, या फिर हमने ऊपर का कुछ जो फ्लैश लाइट होता है वो नहीं चलाया, या ऊपर चढ़कर हमने कुछ बारदान नहीं बांधे, या हमने पेंडॉल नहीं बांधे, या हमने स्टेज के डिजाइन नहीं किए, तो ये सारा मीडिया भी कोलैप्स हो सकता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी ताकतें क्या है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी ताकतें ये है कि हम हर एक जगह पे, यानी आज 5 दिन हम अगर काम करने के लिए नहीं गए तो उस पूरे घर कोलैप्स हो जाता है। बर्तन मांजने नहीं गए, कपड़े धोने नहीं गए, तो हमारी ताकत है। लेकिन इस ताकत को निगोशिएट करने की जो हमारी ताकत थी, कि हम संगठित होने की जो अवसर हमें मिल रहे थे, वो इस सरकार ने पूरे 8 सालों में निकाल ली। हम सीखने के बाद संगठित होने वाला जो मंत्र था, संगठित होने वाली पूरी जमीन हमसे निकाल दी गई है। हम आरक्षण के, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे तो आज हम सोशल नेटवर्क पे बोल रहे हैं, लेकिन हमारा सबका नेटवर्क होने की संभावनाएं खत्म की। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकली, तब सबसे पहले लोग उसके ऊपर संदेह कर रहे थे कि राहुल गांधी का मतलब ये होगा, कांग्रेस को बढ़ाना होगा।
मुझे तो लगता है कि कोई भी पक्ष बढ़े या कुछ भी हो, लेकिन राहुल गांधी ने एक बता दिया है कि हम चलते रहेंगे, तो हम लोगों को चलते रहने के लिए हम एक दूसरे के साथ में साथ देंगे, तो हमारे मुद्दों के लिए संगठित होने के लिए हमारे हाथ में हाथ मिलते रहेंगे, हमारे इश्यूज लेकर हम बाहर आएंगे। हमारे बच्चे जो आज तक कोरोना काल में भी अंदर पड़े थे और फिर कोरोना खत्म होने के बाद भी स्कूल में जाने लगे, लेकिन हमारे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई खत्म करके उनके उनके ऊपर फिर से मजदूरी का बोझा जो दे दिया है। हमने देखा कि इस भारत जोड़ो यात्रा में कितने बच्चे, कितनी बच्चियां खिलखिला के बाहर आ रही है। हिजाब के, तलाक के या लव जिहाद के मुद्दे बाजू में रहते हुए फुटबॉल खेलती हुई लड़कियां आई है रास्ते पर, और उन्होंने, वो मुस्लिम लड़कियां, उन्होंने बताया, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सारे लड़के लड़कियों को जो बचपन है वो बचपन जीने का अधिकार है, और वो बचपन जीने का अधिकार भी इस सरकार ने ले लिया था। आज हम देख रहे हैं कि वो मुस्कुराता हुआ बचपन हम रास्ते पे देख रहे हैं। स्त्री पुरुष रिश्ते को बहुत गंदे तरीके से देखने की एक पूरी हिंदुत्ववादी मनुस्मृति वाली एक संकुचित विचारधारा, और हमेशा औरतों के ऊपर बलात्कार या हिंसा या फिर पारिवारिक हिंसा का समर्थन करना, और हिंसा को ही बढ़ावा देना, और हिंसा को बढ़ावा देकर गुनहगारों को बाजू, यानी जो सच्चे गुनहगार है, यानी वो सचमुच जो लोगों के ऊपर हिंसाचार करते, अत्याचार करते, उन अत्याचारियों को छूट देना, उनको बाहर रखना, और जो उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है और अन्याय के बारे में हमें सचेत करते हैं, ऐसे प्रबोधनकारों को, ऐसे जागृति करने वालों को अंदर डाल देना, उन्होंने लिखी हुई किताबों को बैन कर देना, ये जो सारी साजिशें चल रही थी, ये भारत जोड़ो यात्रा से लोग अपनी अपनी सारी अभिव्यक्तियां भी प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि हमारी असहमति है आप लोगों के साथ भी, आपने कोई हमारे ऊपर कम अत्याचार ये नहीं किए हैं। मंडल आयोग आया तो आपके ही सरकार ने मंडल आयोग को समर्थन नहीं दिया, और मंडल आयोग को आपके सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में हमेशा एक उदासी रखी, और उसके बारे में हमको समर्थन न देते हुए एक अलग तरीके का खेल खेला, जिसका नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो हिंदुत्ववाद, धर्मांधता के खिलाफ, और हम लोग जो जिस तबके की बात करते हैं उस तबके के आजादी के लिए, और हम कहते हैं कि हम प्यार को आजाद देखना चाहते हैं, हम इंसानियत को आजाद देखना चाहते हैं, हम मानवता को आजाद देखना चाहते हैं, हम करुणा को राजनीति में लाना चाहते हैं, वो गुंजाइश है, वो शुरुआत हो सकती है। हम भी चलते चलते ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। हम घर में बैठ के नहीं कर सकेंगे, हमें अलग तरीके से ये तरीके अपना कर हम लोगों को रास्ते पर एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा, और हम लोगों को अपनी आवाजें उठानी पड़ेगी, बहुत अलग तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी। आज केवल सत्यशोध और सत्याग्रह के शायद जो तरीके थे पहले वाले, या उपोषण करना वगैरह, वो तरीके छोड़कर आज जैसे लोग दौड़ लगाते थे, कोई क्लब दौड़ लगा रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, यहाँ पैसा भी इकट्ठा नहीं हो रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ताकत दिख रही है, लोग अपनी अपनी जैसे भी मिले वैसे आकर लोग बता रहे हैं कि हमको मुक्ति की, आजादी की जरूरत है। तो लोगों को आजादी चाहिए, लोगों को जिस तरीके से फेकू जो चल रहा है पूरा, यानी ब्लफिंग और हमेशा अफवाहें, और हमेशा केवल आश्वासन देना और कोई आश्वासन पूरा नहीं करना। डिमोनेटाइजेशन के काल से देखो अभी तक हमारे किसी के भी इसमें ना पैसा आया है, ना हमारे इससे एक छोटी सी भी हमने सवारी कर ली, बस में चढ़ गए, नागपुर से लेके वर्धा जाना, या मुंबई में भी कहीं इधर से चढ़ गए तो 27 रुपया एक टिकट के पीछे तुरंत कट रहा है, पता नहीं क्यों कट रहा है। मेरे अकाउंट में से प्रधानमंत्री के लिए अपने आप पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है पता नहीं। यानी आम इंसान बौखला गया है कि मेरा पैसा, मैंने जो कमाई का कमाया है वो कहाँ जा रहा है, और सरकार इतना टैक्स वसूल कर रहा है, टोल भी वसूल कर रहा है, माचिस का भी टैक्स वसूल कर रहा है, फिर भी मैंने माचिस अगर खरीद ली तो दुकानदार कहता है कि नहीं हमको जीएसटी लगता है, इसलिए माचिस अगर 5 रुपए की है तो 7 रुपए की मिलेगी। इस तरीके से जो चल रहा है, ये पूरा लूटपाट की ये जो पूरी सरकार है, इस लूटपाट की सरकार ने एक तरफ हमारा आरक्षण छीनकर सवर्णों को और उच्च वर्णियों को आरक्षण देकर एक पूरा तबका सुरक्षित कर लिया है, आरक्षित कर लिया है, और जो आरक्षण के लिए यानी जिसको आरक्षण मिलना चाहिए,
जिसको आरक्षण जरूरी है, उसको एक बार फिर से लात मारकर प्रताड़ित कर दिया है और उसको बाहर फेंक दिया है। कहाँ बाहर फेंक दिया है? एक पूरे आर्थिक आर्थिक जो पूरा उन्नति, विकास जिसको कहते हैं प्रगति है, वहां से फेंक दिया है। हमें शिक्षा से बाहर फेंक दिया है, हमको रोजगार से वंचित कर दिया है। हमें रोजगार, हमें पर समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलेगा। औरतों को तो पता ही है, लेकिन घर में जब आदमी भी रोजगार हमें के लिए जाएंगे, उनको भी रोजगार नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की पूरी एक पूरा हमारे आर्थिक और हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को फिर से मजबूती से सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ा रखते हुए हमको सेवक बनाने का, हमको गुलाम बनाने का एक पूरा षड्यंत्र इस व्यवस्था ने रचा है। और जिसका नाम ये है कि जो आरक्षित और सुरक्षित तबका है उसको आरक्षण मिलेगा, उसको संरक्षण मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या हो? आपका जन्म ही गलत हुआ है ना, आप तो पांव से निकले हुए हो, आपको तो अधिकार ही नहीं है कुछ जीने का। तो हमारे दिमाग में से भले ही संविधान ने ये सारी चीजें निकाली है, लेकिन इनके दिमाग में मनुस्मृति जिंदा है। और इसलिए इनके दिमाग में जो मनुस्मृति जिंदा है, इनकी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता भी जिंदा है, इनकी जाति सत्ता भी जिंदा है। और जाति सत्ता के साथ साथ इन्होंने इसी सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता को अपने हाथों में रखते हुए शिक्षा को अपने हाथ में करना शुरू कर दिया है, रोजगार को अपने हाथ में, यानी वो जो पूरे शेठ जी भट्ट जी वाला फुले कहते हैं, ये सारे लोग इकट्ठा आते हुए इन्होंने अंबानी अदानी के हाथ में, यानी कंपनियों के हाथ में अब एक सरकार बनाने का पूरा, हमारी बिजली के बिल भी उनको जाते हैं, हमारे जितने भी टैक्स है उनको चले जाते हैं। और ये लोग पैसा लेकर कर्जा डुबा कर भाग जाते हैं, उनके बैंक भरे हुए हैं और हमारे जो कमाई के पैसे हैं वो बैंक में डालते हैं। वो धीरे धीरे वो बैंक बंद करते हुए, जो राष्ट्रीयकृत बैंक थी वो राष्ट्रीय बैंकों को बंद करते हुए धीरे धीरे पूरे निजीकरण करते हुए बैंकों का एक पूरा अंतरराष्ट्रीय तौर की ही बैंकें हमारे पास अभी रहेगी, जिसमें हमें बचत गुटों के साथ साथ हम सीख गए थे कि अंदर जाके पैसा कैसे निकालना है। अब वो बोलेंगे कि आपको सब इंटरनेट पे ही करना है। धीरे धीरे हमको पता चलेगा कि इंटरनेट पे हमारा उतना पर्याप्त पैसा नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो कैसे टैक्स से जा रहा है, वो कौन से नाम पर हमसे कट कर किया जा रहा है। हमारे सारे अकाउंट्स को लेकर, सारी चीजों को लेकर इनके पास डेटा है। हमारे आधार कार्ड पर पूरा लिखा गया है कि हम मजदूर है, या फिर हम प्राध्यापक है, या फिर हम आंगनवाड़ी की शिक्षिका है, या फिर हम लोग घर काम करने वाली घरेलू कामगार वाली महिलाएं हैं, या हम एकल महिलाएं हैं, या फिर हम वार्ड बॉय है, या हम मैनुअल स्कैवेंजर है। ये सब कुछ हमारा लिखा हुआ है। इनके पास पूरा डेटा है, और डेटा होने के कारण जो सवर्ण है, यानी हम लोग बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इनकी गणना पूरी की पूरी तैयार है। और हमको उन्होंने एक पूरा तबका बनाकर जातिगत जनगणना को बिल्कुल उन्होंने हमारी मांग को ही परास्त कर दिया है। कैसे परास्त कर दिया, आप ही सोचिए। हम जिस चीज के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि इससे पता चलेगा कि हम 52% है। उनका कहना, आप अभी 52% के लिए लड़ाई करो, आपको मिलने वाला है ही नहीं। हमने बता दिया है कि 50% को मिलेगा, और उसमें से आपके इसमें से भी 40 कर देंगे हम। हमने 10% को दे दिया है, तो हमारे पास केवल 40% बचे हैं। 40% में वो घुमंतु विमुक्तों को देंगे, ओबीसी को देंगे, SC ST को देंगे। आप आपस में लड़ते रहो। अभी वो जनगणना करने के बाद भी बोलेंगे कि हाँ जातिगत जनगणना कर लेते हैं, लेकिन अभी हम दे ही नहीं सकते, हमारे पास 60% तो पहले से ही दिया है। तो उन्होंने हमसे खेल खेला है, उन्होंने हमसे खेल खेला है, और उसके खिलाफ की रणनीति को हमको तय करना पड़ेगा। हम मांग तो करेंगे ही जातिगत जनगणना की, लेकिन जातिगत जनगणना की मांग करते हुए हमारे डेटा को ही, हमारे इंपेरिकल डेटा को पहले आने के पहले ही इन्होंने अपने 3% को 10% बना लिया, और 10% इनके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ऐसा बता दिया। और इसमें हमारे में से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जो दलित, ओबीसी, घुमंतु विमुक्त, आदिवासी या विकलांग, या जो अक्षम, या इस तरीके के जो भी लोग हैं, या प्रदेश या भाषा के तौर पे भी जिनको वंचित रखा गया है, ये पूरे ऐसे तबके को हाशिए पे फिर से लाकर खड़ा कर दिया। हमें हमारे बीच में ही अब जब लड़ाइयाँ होगी तो हमारे बीच में सरहदें होंगी। इनका तबका, संगठित तबका और 60% वाला तबका हमेशा आबादित रहेगा, और 60% अभी 40% पर राज करेगा। और ये 40% जो हम कह रहे हैं, वो हालांकि 82% है। ये कहने के बावजूद भी, क्योंकि 60% को आरक्षण है खुला, वो 82% लोगों के ऊपर राज करेंगे।
यानी 18% लोगों को 60% आरक्षण और 82% लोगों को 40% भी आरक्षण नहीं उसमें ठीक से, ये और उनका बैकलॉग भी नहीं भरा जा रहा है। उनको हमेशा एक दूसरे के साथ स्पर्धा करनी पड़ेगी और वो स्पर्धा करते हुए जो लोग 60% पा रहे हैं, वो 18% वाले लोग बहुत पढ़े लिखे रहेंगे, वो उच्च तबके में रहेंगे, वो हायर मिडिल क्लास रहेंगे और उनके बच्चे ही ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, जापान सब जगह जाएंगे और हम लोग उनके मजदूर होकर रहेंगे। ये वस्तु स्थिति है। ये मैं जो बता रही हूँ उससे निराश होने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये अगर हम आज नहीं समझेंगे तो बाद में निराश होना पड़ेगा। हम आत्महत्या या खुदकुशी नहीं करना चाहिए। हमने अपनी ताकत लगानी चाहिए। ये समझ लीजिए कि एक पूरे ऐसे व्यक्ति ने हमें दिखा दिया है कि उसके पापा को भी मार दिया गया, उसके दादी को भी मार दिया गया और इतना खून खराबा होने के बाद भी उस घर के व्यक्ति ने सोचा कि मैं देश को समझूं। मैं इंदिरा कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको बता दिया, जो लोग बाद में भी आए होंगे, कि हमारा कांग्रेस के साथ भी पंगा है कि उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन अब बात है कि स्ट्रैटेजी बदलने लगी है। तो नई जनरेशन जो है, युवा जनरेशन जो है, जो कि इस देश में सबसे ज्यादा संख्या है, 140 करोड़ में 60 करोड़ युवा है और ये 60 करोड़ युवा इस देश के ऐसे लोगों को निकाल कर उखाड़ कर फेंक सकते हैं और 82% में वो सबसे ज्यादा है जिनकी चेतना जागृत है, जिनको सपने हैं। वो बैठे हुए अपने इसमें खा नहीं रहे हैं, अपने बाप दादा की कमाई नहीं खा रहे हैं। वो रास्ते पर श्रम करने के लिए तैयार है, वो दौड़ने के लिए तैयार है, वो चलने के लिए तैयार है और चलते आए हैं। वो अतिथि मजदूर होकर भी अपने जगह से पलायन यानी माइग्रेशन करते हुए आते हैं और इतने सारे जगह पर पत्थर फोड़ रहे हैं। ये सारे जो रगों में उनके खून दौड़ रहा है, इस देश का, इस देश के नागरिक है। ये महिलाएं भी इस देश की नागरिक है। इसलिए ईडब्ल्यूएस भले ही उन्होंने किया हो, लेकिन हम सबको फिर से मांग करनी पड़ेगी और मांग कर कर केवल चलेगा नहीं, क्योंकि सरकार हमें देने वाली नहीं है थाली में। जैसे इनको दे दिया 4 घंटे का अनशन क्या किया, इनको ईडब्ल्यूएस दे दिया, लेकिन हम कितने 32 साल से मंडल आयोग को लागू करो बोल रहे हैं, एससी एसटी का बैकलॉग भरो बोल रहे हैं, आश्रमशाला जो है वहां शिक्षक लाने की बात कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि प्राथमिक स्कूल और जेडपी की स्कूल बंद मत करो, हमारे बच्चों की पढ़ाई मत बंद करो, उच्च शिक्षा में हमारे बच्चों को आरक्षण मिले, शिष्यवृत्ति मिले और जो जो शिष्यवृत्ति तय की थी वो दे दो। महाज्योति नाम का एक फार्स बनाया, बाल्टी नाम का फार्स बनाया, ये सब के तहत हम लोगों को ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन, ये सब कुछ जो देने वाले थे वो आश्वासन पूरा करो, ये हम मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें जिनसे मांग कर रहे हैं वो कान में उंगलियां डाल के बैठे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। वो उन्होंने न्यायालय भी हाथ में ले लिए, उन्होंने पुलिस भी हाथ में ले लिए, उन्होंने सारी चीजें अपने हाथ में लेकर, कंपनियां भी हाथ में है जो हमें रोजगार देने के लिए, अगर उन्होंने बोला ग्रीन सिग्नल तो ग्रीन सिग्नल, नहीं तो नहीं। और इसलिए ये सारी बातों को समझना जरूरी है। ये हमारा नसीब नहीं है, ये हमारे नसीब की बात नहीं है, इन्होंने हमारे नसीब बनाने का सोचा है। ये ज्योतिष्य लिख रहे हैं हमारा, हमको इस पूरे ज्योतिष्य को बर्बाद करके हमारी ज्योति को बाहर निकलना पड़ेगा और निकालना है और क्रांति ज्योति बनना पड़ेगा खुद को। और जब तक हम ये मशाल नहीं लेंगे, जब तक हम संविधान के अधिकारों को अपने मन में नहीं ठानेंगे, आज अभी ये संविधान हमारा सप्ताह चलेगा या फिर पूरे संविधान महीना चल रहा है, 26 नवंबर को संविधान दिन है। हमने संविधान दिन आने तक भी हम भारत के लोग अगर 82% है तो उनको 82% तो आरक्षण मिलना चाहिए, आप 18% ले लो। इस तरीके से उनके आरक्षण से छीन कर अपने अधिकार लेने पड़ेंगे। भीख नहीं, हक चाहिए, ये कहना पड़ेगा और केवल कहकर नहीं होगा, बहुत स्ट्रैटेजी के तौर पे चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लोगों को संगठित करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से लोगों को मजबूत करना पड़ेगा, गीतों के द्वारा, नारों के द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा, किसी भी तरीके से करो, लेख लिखो, अपने सोशल नेटवर्क के तरीके से लिखो, वीडियो के द्वारा हो। हम लोग ये पूरे ईडब्ल्यूएस के खिलाफ का अवसर लेकर हमारे साथ जो की हुई ज्यादती है और हमें आरक्षण क्यों नहीं, ये कहते हुए पूरे के पूरे बहुजन, दलित यानी ओबीसी, दलित, आदिवासी, घुमंतु विमुक्त, विकलांग और अलग अलग प्रांतों के, प्रदेशों के जिनको निर्वासित कह दिया है, ऐसे सारे लोगों ने इकट्ठा आकर, सारे वंचित लोगों ने एक पूरा समुदाय बनाकर
ये पूरे जो 18% है उनके ऊपर हमला बोलना चाहिए। 3% को खुला आरक्षण था ही, उस 3% का आरक्षण निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगानी चाहिए। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हमारे बीच में है, हम केवल सामाजिक सांस्कृतिक मागास नहीं है, तो हम इकोनॉमिक वीक सेक्शन भी है। ये कहते हुए उस 10% के 10% हमारे तरफ लागू कैसे हो, इसके लिए अगुवाई करते हुए जन वकालत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज मैं जो बोल रही हूँ वो आपको कहते हुए कुछ चीजें मैं दिखाना चाहती थी कि हमने कुछ फलक बनाए हैं। हम राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन देने जा रहे हैं। समर्थन इसलिए नहीं, कांग्रेस को समर्थन नहीं है। राहुल जी ने कहा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो बहुजन तबका है, दलित तबका है, आदिवासी तबका है, महिलाओं का तबका है, उन्होंने हिंसाचार, बलात्कार, घृणा, उपेक्षा, बहिष्कृत होना, ये सब कुछ झेला है और झेल रहे हैं। और हम हिंसा से तंग आ चुके हैं, और इसलिए हम हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते हुए, हम नफरत की जो पूरी राजनीति है उसके खिलाफ जाते हुए, तथागत गौतम बुद्ध की करुणा के रास्ते पर राजनीति में करुणा लाने का एक 1947 के बाद का फिर से समय आया है। एक बार दीक्षा दी गई, लेकिन दीक्षा देने के बाद बाबा साहब के पास समय नहीं था। लेकिन आज उस दीक्षा का इस्तेमाल करके हम तथागत की करुणा को राजनीति में भी लाने की कोशिश, समाज नीति में लाने की कोशिश, हमारे आरक्षण नीति में भी लाने की कोशिश होनी चाहिए। और हमने इस तरीके से आज मुख्य केंद्र हमारे संघर्ष का लड़ाई भी करुणा से की जा सकती है, अहिंसा से की जा सकती है, शांति से की जा सकती है, और पूरे विश्व में भी बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो सकता है। ये सम्राट अशोक ने भी हमको दिखा दिया था। और अशोक का चक्र अगर हमें अबाधित रखना है अपने पास, तो हमें संविधान को अबाधित रखना पड़ेगा, और संविधान को अबाधित रखना है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया को हमें सुरक्षित, आरक्षित और बहुत अच्छी जिंदगी, मनुष्य होने के नाते, इंसानियत के नाते की जिंदगी देनी पड़ेगी। और अगर हम वो देंगे तो ही हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। मुझे लगता है हम जिस तरीके से जा रहे हैं, तो 19 तारीख उन्होंने ओबीसी के लिए दी है, 20 तारीख उन्होंने महिलाओं के लिए दी है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहां पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने मुद्दे लेकर पहुंचे हैं। लेकिन आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम शेगांव में, बुल्ढाना में, जलगांव, जामोद में इकट्ठा आ रहे हैं। आप भी जुड़िए, हम लोग भी जुड़ेंगे। हमें पता है कि हमें मालूम नहीं डेलीगेशन वगैरह मिलेगा या नहीं, लेकिन ये जो चार्ज हो रहा है, जो हमको बंद करके रखा था, वो 4 दीवारियां तोड़कर लोग वो सारी जो हमारे ऊपर रखे हुए जिस तरीके के पहरे थे, वो पहरे तोड़कर, जैसे कि हम हाउस अरेस्ट हो गए थे, वो सारी चीजें छोड़कर हम वो सारी दीवारें लांग कर वहां पहुंच रहे हैं। और सचमुच ऐसा है कि तस्वीरें बदल रही है। जो तस्वीरें, फेक तस्वीरें आ रही थी मोर के साथ, चीते के साथ, ये सब कुछ ऐसे नहीं, आज जिंदा जो लाशें पड़ी थी वो जिंदा होकर खिलखिला कर अगर लहराने का समय आया है, तो हम लोग सब लाशें बनने से बेहतर है कि हम जिंदा इंसान होते हुए इंसानियत के लिए हम निकल पड़े। हो सकता है कि राहुल जी के और कांग्रेस की नीतियां हमारे खिलाफ फिर से हो सकती है, लेकिन हमें जो चार्ज अब भी मिल रहा है वो हमारी बैटरी चार्ज कर लेनी चाहिए, और हम लोगों को लड़ाई के लिए ऊर्जा इकट्ठा करना चाहिए। और वो ऊर्जा हम इकट्ठा करते हुए एक दूसरे के साथ चलेंगे, तो मुझे लगता है कि नए आजादी और नई भारत की तस्वीर हम लोगों के हाथों में है। वो ईडब्ल्यूएस लाने दो, या तो फिर वो यूएपीए लाने दो, या फिर वो हमको अर्बन नक्सलाइट कह दे दो, उनके हाथों में लाठी, गोली और बम। जुबां अपनी हथियारों से कम तो नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। मेरा वो गीत है, सुना है उन्होंने किया है इंतजाम, अंजाम हमारे हाथ में उन्हें पता नहीं। उनके हाथों में लाठी, गोली और है बम, जुबां अपनी हथियारों से कम तो नहीं, जुबां अपनी हथियारों से कम तो नहीं। दूसरा एक गीत है, वो है, तोड़ने दो और क्या क्या तोड़ेगी, तोड़ फोड़ वाली शासन देश को क्या जोड़ेगी। तो देश को जोड़ने जो निकले हैं, उनकी हिम्मत तोड़ने की भी उन्होंने कोशिश की, तो भी हमारे हौसले बुलंद रखते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। यही मैं आज बहुजन संगठक के इस कार्यक्रम में बताना चाहती हूँ। इसलिए ईडब्ल्यूएस को बहुत ही ऐसे मत लेना, सचमुच उसके पीछे की रणनीति समझते हुए, अपनी रणनीति बनाते हुए 82% को मजबूत करने के लिए हम सब निकल पड़ेंगे, चल पड़ेंगे ऐसे रास्ते पर कि हम लोग सोचते हैं जैसे कि यहाँ के 7 करोड़ युवा फिर से एक बार इस देश का भविष्य बनाने के लिए निकल पड़े। धन्यवाद, जिंदाबाद, जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, जय तारा, उल गुलाम, उल जोहार, और जय संविधान, और
सबरंगी सलाम।